नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित भारद्वाज और मैं बनकर आया हूं जनता की आवाज। तो चलिए आज की सबसे बड़ी खबर बात शुरू करते हैं और खबर है कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बारे में। जी हां, वही कश्मीर जहां शांति लाने का वादा करके 2024 में 400 पार का नारा दिया गया था और जहां सरकार ने कहा था कि धारा 370 हट गई तो अब तो दूध घी की नदियां बहेंगी, लेकिन अफसोस नदियां बही नहीं, बस आज भी खून ही बह रहा है और हमले में मारे गए मासूम पर्यटक, स्थानीय नागरिक और पूरे देश में मातम पसरा हुआ है। लेकिन दिल्ली में एसी कमरों में मीटिंगें होती रही, टीवी पर गूंजता रहा जवाब दिया जाएगा, सख्त कदम उठाए जाएंगे। जी हां, सरकार की वही पुरानी प्लेबुक, कड़ी निंदा, जांच के आदेश और एक बार फिर वीजा बंद। ये हैं वो बड़े कदम जिनकी गूंज सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस, गोदी मीडिया और सोशल मीडिया के ट्रेंड तक ही सीमित है और आतंकवादी इसे देखकर हंस रहे होंगे, क्योंकि अगले दिन हमारे प्रधान सेवक जी निकल पड़े हैं न शोक व्यक्त करने, न सुरक्षा की समीक्षा करने, बल्कि बिहार वहां योजनाओं को शिलान्यास करने। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों? क्योंकि चुनाव है और कश्मीर में मातम है, और कश्मीर में क्या पूरे देश में मातम है। लेकिन बिहार में मंच है और कश्मीर में गोलियां हैं तो बिहार में घोषणाएं हैं। जैसे एक देश में दो टाइम जोन हो गए हों, एक में आतंक और दूसरे में आयोजन। मंच पर मोदी जी कह रहे हैं कि भाइयों बहनों, ये योजना देश को नई दिशा देगी। और हम सोच रहे थे कि कौन सी दिशा, पहलगांव वाली या पटना वाली? क्या हमारे शहीदों की जिंदगी इतनी सस्ती है कि क्या योजनाओं की बुनियाद शहादतों की अनदेखी पर रखी जा रही है? मोदी जी का एजेंडा साफ है कि जब कश्मीर में हमला हो तो बिहार में भाषण दो, जब सैनिक मरे तो योजनाएं गिनवाओ और जब जनता सवाल पूछे तो टॉपिक ही बदल दो। 22 अप्रैल 2025 की वो दिल दहला देने वाली घटना जिसमें देश के हर नागरिक क्रोध में आक्रामक है, उसका जिम्मा लश्कर के स्लीपर सेल ने लिया है। द रेजिडेंट फ्रंट नाम का नाम सामने आया है और सरकार जागी लेकिन आधी नींद में, और उठते ही सरकार ने कुछ कदम उठाए। लेकिन क्या ये वाकई बड़े कदम है और फिर यह केवल एक अस्थायी प्रक्रिया है? सरकार ने 5 कदम उठाए हैं। चलिए उन्हें समझते हैं, टटोलते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कदम, कड़ी निंदा। हर आतंकी हमले के बाद सरकार निंदा करती है। अब तो लगता है कि हमारे पास सेना से पहले एक निंदा मंत्रालय होना चाहिए जिसका काम सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रेस रिलीज करना हो और उसके बाद वीजा बंद। ये सरकार का वो खोटा तीर है जिससे जनता बहक जाती है और आतंकी नहीं। बिल्कुल इसी तरह कि जैसे मेरे घर में कोई चोर घुस आया और अब मैं अपना दरवाजा बाहर से बंद कर रहा हूं। स्क्रीन पर देखिए सरकार ने अब तक कितनी बार ये तीर जनता पर चलाया। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर जैसे मोहम्मद और जैसे तैयबा के आतंकवादियों ने हमला किया और भारत ने सभी विजाएं, सेवाएं और रेल, बस संपर्क सब बंद कर दिए। जनवरी 2004 में अटल बिहारी जी सरकार ने धीरे धीरे सर्विस शुरू की। नवंबर 2008 मुंबई आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से आई आतंकवादी ने मुंबई में हमला किया और 166 लोगों की मौत हुई। भारत ने सख्ती से वीजा देना बंद नहीं किया, लेकिन वीजा अप्रूवल प्रोसेस थोड़ा कड़ा कर दिया। मीडिया, एनजीओ और धार्मिक यात्रियों पर निगरानी बढ़ाई गई। 18 सितंबर 2016 उरी हमले के बाद उरी में सेना के कैंप पर पाकिस्तान आधारित आतंकियों का हमला हुआ। 19 जवान शहीद हुए। भारत ने पाकिस्तान से वीजा प्रोसेस ठप किया। कई कलाकारों, पत्रकारों, व्यापारियों और वीजा रिजेक्ट कर दिया गया। जैसे सरकार हमेशा पीआर करती है। सरकार ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी हटाया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के बाद 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करना बंद कर दिया। कल्चरल और स्पोर्ट्स इवेंट में पाक नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई और करतारपुर कॉरिडोर को छोड़कर देश के लगभग सभी ट्रैवल चैनल को बंद कर दिया गया। इतिहास गवाह है दोस्तों कि पुलवामा हुआ वीजा बंद, उरी हुआ वीजा बंद, अब पहलगाम हुआ फिर से वीजा बंद। सरकार को क्या लगता है पाकिस्तान के आतंकवादी टूरिस्ट वीजा से आते हैं और जब वीजा नहीं मिलता तो हताश होकर लौट जाते हैं। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। सरकार आतंकवाद रोक रही है या टूरिज्म? आपको बता दें कि पाकिस्तानियों के लिए पहले ही वीजा लेना आसान नहीं था। तो सवाल यह है कि अब सरकार ने क्या किया? बाकी देशों के नागरिक ज्यादातर ई वीजा या आउटसोर्स कंपनी से वीजा मिल सकता है, लेकिन पाकिस्तानी के नागरिकों को सरकार से मैनुअल और भारतीय हाई कमीशन से वीजा मिलता है, उन्हें ई वीजा नहीं मिलता। और पाकिस्तान सिर्फ बाघा बॉर्डर और दिल्ली एयरपोर्ट से ही भारत में आ सकते हैं और उन्हें सिर्फ उन्हीं शहरों में यात्रा की अनुमति होती है जिनके वीजा हो और उन्हें लगातार पुलिस रिपोर्टिंग की जरूरत होती है और उन्हें वीजा ऑन अराइवल नहीं मिलता। पाकिस्तानियों को वीजा सिर्फ पर्यटन, धार्मिक मॉडल और कॉन्फ्रेंस आदि के लिए मिलता है और डिप्लोमेटिक वीजा प्रोसेसिंग टाइम 4 से 6 हफ्ते या इससे भी अधिक हो सकता है।
वीज़ा के बिना ट्रांजिट की इजाज़त भी नहीं होती है। वहीं इनके लिए भारी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के बाद ही वीज़ा मिलता है। जब वीज़ा पर इतनी सारी सिक्योरिटी पहले से ही है तो सरकार ने अब क्या नया किया? इसके बाद सरकार ने एक कदम और उठाया। जी हाँ, अगला कदम, भारत ने बुधवार को पाकिस्तान के साथ 1960 में हुई सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का फैसला किया। जी हाँ, स्थगित किया है लेकिन रद्द नहीं किया है। और मोदी सरकार भी 2016 के उरी हमले के बाद से बोली थी कि रक्त और जल एक साथ नहीं बह सकते, लेकिन फिर ना तो रक्त बहना रुका और ना ही जल। और आज भी सिंधु जल संधि को स्थगित किया गया है लेकिन निरस्त नहीं किया गया है। इसके बाद अगला कदम उठाया सरकार ने कि नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात पाकिस्तान के मिलिट्री, नेवी और एडवाइजर को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया और उन्हें भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया। 1 मई 2025 तक पाकिस्तान के हाई कमीशन में तैनात कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। भारत ने आज़ादी के बाद अब तक दिल्ली में पाकिस्तान के दूतावास को कभी भी बंद नहीं किया है। यह सच्चाई है कि पुलवामा की उरी हमले की भारत ने आज तक दूतावास कभी बंद नहीं किया था। पाकिस्तान के डिफेंस एडवाइजर हटाने के साथ ही भारत भी अपने मिलिट्री, नेवी और एयर एडवाइजर को इस्लामाबाद से वापस बुला रहा है। संबंधित हाई कमीशन में ये दोनों पद निरस्त माने जाएंगे। और इसके बाद अगला कदम उठाया गया एनआईए की जांच। एनआईए की टीम भेज दी गई है और हकीकत ये है कि 2019 से लेकर एनआईए ने अब तक कितनी जांचें पूरी की और उनके नतीजे क्या रहे। उरी में 2016 में 19 लोगों की मौत हुई। भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और फिर आतंकवाद फिर भी जारी रहा। पुलवामा में 2019 में 40 जवान मारे गए तो एयर स्ट्राइक कर दी गई, वीज़ा रद्द कर दिए गए, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। राजौरी 2023 में 7 मौत हुई, एनआईए ने जांच की लेकिन केस अभी तक लंबित है। भारत अब नारों से नहीं नीतियों से सुरक्षित होगा। हर बार खून बहाने वालों को जवाब कागज पर नहीं जमीन पर देना होगा। ये सरकार किसी की भी हो, आतंकवाद के खिलाफ एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए जिसमें राजनीति नहीं हो, सिर्फ सुरक्षा हो। तो आज का सवाल यही है कि क्या कश्मीर में खून बहाने वालों के साथ सख्ती होगी या बस भाषणबाजी? क्या योजनाओं के शिलान्यास से शहीदों को इंसाफ मिलेगा? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हम इतनी जल्दी भूलने लगे हैं कि सरकार को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है? अब मैं पीएम मोदी से पूछना चाहूँगा कि सर, सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी जब आपके हाथ में है और आप इसके जवाबदेह हैं, और 2016 में जब नोटबंदी के बाद इनकी कमर तोड़ दी गई थी तो आतंकवादी कैसे आ रहे हैं, इन्हें फंडिंग क्यों और कैसे मिल रही है, क्यों इनके फोन ट्रैक नहीं हो रहे हैं, क्यों पहलगाम की वादियों में फिर खून बहा, क्यों 26 मासूम प्रकटों की जान गई? मोदी जी, देश को सुरक्षा चाहिए, सिर्फ स्लोगन नहीं। देश को सच्चाई चाहिए, सिर्फ शिलान्यास नहीं। देश को जवाब चाहिए, सिर्फ जुमले नहीं। 2024 में जब विपक्षी नेताओं ने पुलवामा की सीबीआई जांच की मांग की तो वो देशद्रोही कहलाए थे, लेकिन आज जब पहलगाम में पर्यटक मारे जा रहे हैं तो सरकार पीआर में मस्त है। क्या यही वह न्यू इंडिया है जहां शहीदों के बलिदान से ज्यादा वैल्यू रखता है फीता काटने का वीडियो? और यह सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, यह सवाल हर उस नागरिक से भी है जो अपने 4G डाटा में राष्ट्रवाद ढूंढता है, अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में राष्ट्रवाद ढूंढता है। क्या आप वाकई जागरूक हैं? बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार आप जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज़ बनिए और हो सके तो इसके लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए।